नमस्कार। आइए एक बार फिर बात करें कानून की। ये सबको पता है कि ज़मानती अपराध क्या होते हैं, बगैर ज़मानती के अपराध होते हैं, और वो अपराध जो बगैर ज़मानती हैं, जिनमें पुलिस दौरान विवेचना गिरफ्तार नहीं कर सकती, यानी कि जिसमें 7 साल से कम की सज़ा है, वो भी सबको पता है। अब बात आती है उन मुकदमों की, उन अपराधों की जिसमें ज़मानत देने का अधिकार मजिस्ट्रेट कोर्ट को नहीं है और सेशन कोर्ट या ऑनरेबल हाई कोर्ट इसमें बेल देता है। जघन्य अपराध जिनमें उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती हो, उसमें मजिस्ट्रेट की पावर्स बेल देने की नहीं है, और इतने आराम से उन केसेस में ऑनरेबल हाई कोर्ट या सेशन जज भी बेल नहीं देते। गंभीरतम अपराध जो हैं वो हत्या हो गई, हत्या का प्रयास हो गया, पॉक्सो हो गया, गैंगस्टर एक्ट हो गया, आजकल एक नया है जीएसटी हो गया, जैसे SC/ST एक्ट हो गया, 396 हो गया, 420, 467, 468, 468 हो गया। जब बड़े फ्रॉड होते हैं 467 में उम्र कैद तक सज़ा है, 409 हो गया। तो इन केसेस में ज़मानत कैसे ली जाए, आज इस पर हम लोग विचार करते हैं। ये तो कहना बिल्कुल न्यायिक गलत होगा और एक मजाक होगा कि शर्तिया बेल कैसे हो 302 में, 376 में या किसी गंभीर अपराध में ज़मानत हो जाए, इतना ही काफ़ी है। बेसिकली जो मुख्य चीज़ देखी जाती हैं, मैं अब फ़िलहाल मर्डर केस की बात कर रहा हूँ। कत्ल केस में जैसा आपको पता है कि 2 तरह के अभियुक्त हो सकते हैं। एक तो अभियुक्त वो होता है जिसको गवाहों ने, वादी ने नाम दर्ज किया हो, और दूसरे तरह के अभियुक्त वो होते हैं जिनका नाम बाद में दौरान विवेचना, पुलिस विवेचना में उजागर हुआ हो, या फिर वादी ने दोबारा कुछ घंटों बाद या दिनों बाद उनका नाम ले दिया हो, या ऐसे गवाह हों जो बाद में आके बताएं कि हमने डर के मारे नाम नहीं बताया था, ये अभियुक्त है। और दूसरा होता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जैसे लास्ट सीन आखिरी बार के साथ देखा गया, तो बर्डन अगर लास्ट सीन है और प्रॉक्सिमिटी है हत्या के समय में और आखिरी बार किसी के साथ देखने में, तो उसे लास्ट सीन एविडेंस कहा जाता है, वो न्यायालय में ग्राह्य है। फिर एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, कई बार अभियुक्त जा कर के किसी सम्मानित व्यक्ति की, असरदार व्यक्ति के यहाँ क्षमा याचना करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि मेरा नाम फला केस में आ चुका है या डर आने का, तो हमारी मदद की जाए ताकि हम उसमें आरोपित ना किए जा सकें। और कई बार ऐसा भी होता है कि किसी का हत्या होती है तो कोई अभियुक्त पकड़ा जाता है, पुलिस सामने बयान देता है जो दफ़ा 27 एविडेंस एक्ट में ग्राही होते हैं, और जाकर के लाश की रिकवरी या वेपन की रिकवरी, या वो जगह बता सकता है जहाँ उसने लाश डिस्पोज की है, बहाई है, और उसके आधार में अगर रिकवरी हो जाती है तो उसे सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट के में मान करके सबूत इकट्ठे किए जाते हैं। एक और होता है कि जैसे हत्या के तुरंत बाद किसी मौके पे मौजूद सेक्शन 3 एविडेंस एक्ट
व्यक्ति ने किसी का नाम लिया है कि फला आदमी ने मर्डर कर दिया है, तो जो सुन रहा है उस समय घटना के तुरंत बाद, तो उसका बयान भी न्यायालय में एक्सेप्टेबल होता है। इसके अलावा मृतक की कोई चीज़ किसी अभियुक्त के कब्जे से मिल जाती है और जिसका वो संतोषजनक उत्तर नहीं दे सकता, तो 404 आईपीसी और 411 या 412 आईपीसी में रेड विथ 302 वो मुलजिम बन जाता है। और आजकल क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना है, घर का CCTV लगे हुए हैं, सड़क पे CCTV हैं, उनमें भी कई बार अभियुक्तों की फ़ोटो आ जाती है या कई लोग वीडियो बना के डाल देते हैं, वायरल हो जाता है। उसके आधार पे भी वो सबूत भी आजकल ग्राही है, CCTV फुटेज का भी और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का भी ग्राही है। और कई बार CDRs, कॉल डिटेल रिपोर्ट जो है, उनसे भी वो भी आधार बन सकते हैं किसी अभियुक्त को सज़ा कराने का। अगर किसी समय पे जब उसकी हत्या संभावित हुई है उस समय कोई व्यक्ति उसके पास रहा हो तो वो भी लाशिंग माना जाएगा। अगर उनके CDR जो हैं एक ही प्लेस के आते हैं, एक ही जगह के आते हैं, तो ये भी लाशिंग का एक एविडेंस हो सकता है। लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में सबसे ज़रूरी है कि चेन ऑफ सर्कमस्टेंस पूरी होनी चाहिए। जैसे माला होती है, माला पूरी जब तभी है जब सारे फूल या सारे मोती इकट्ठे बंधे हुए, एक भी अगर मोती टूट जाता है या फूल टूट जाता है तो माला बिखर जाती है। इस तरह से कानून भी कहता है कि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो उनकी चेन पूरी होनी चाहिए। कत्ल के केस में अगर नेम्ड FIR है, डायरेक्ट आई विटनेसेस हैं, तो वहाँ पे मोटिव की इतनी रेलिवेंसी नहीं रह जाती, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो कई बार अभियुक्त के दिमाग में वजह रहती है, कारण रहता है, मोटिव रहता है। लेकिन अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है तो वहाँ पे निश्चित तौर पे ये साबित करना पड़ता है कि मोटिव क्या था। मोटिव तब प्रूव करना मस्ट हो जाता है, उसमें यू कैंट इवेड और अवॉइड दैट। तो अब हमें ये सारी चीज़ें तोड़नी पड़ती हैं जब बेल लगाते हैं हम लोग, और जब आप लगाएंगे तो उसमें आप चैलेंज सबसे ज़्यादा करेंगे अगर नेम्ड FIR है कि गवाह जो थे उनका वहाँ मौके पे होना संभव नहीं था, देवर चांस विटनेसेस। अगर किसी पब्लिक प्लेस का मर्डर होता है, चलते फिरते सड़क में होता है, तो वहाँ पे अगर मौके पे कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है या साइट किया गया है, कोर्ट में एग्जामिन नहीं किया गया, तो भी एक आधार हो जाता है कि भाई भीड़ वाले इलाके में हत्या हुई है तो कोई गवाह क्यों नहीं आ रहा। हालांकि इसको कम माना जाता है। उसके बाद फिर हमारे पास डिफेंस ये होती है कि हम लोग मृत्यु का टाइम चैलेंज करते हैं और घटनास्थल चैलेंज करते हैं। घटनास्थल चैलेंज करने के दो तरह से किया जा सकता है। एक तो अगर मौके से खून नहीं मिला, अगर खून मिल गया है तो ये साबित नहीं हुआ कि वो मानव रक्त था या नहीं था। अगर मानव रक्त भी साबित हो गया है तो उसका ग्रुप कौन सा था और मृतक का ग्रुप कौन सा था। अगर उसका मिलान नहीं हो रहा तो हम ये कह सकते हैं कि इस जगह पे हत्या नहीं हुई, क्योंकि जहाँ पे हत्या होगी तो वहाँ पे खून निश्चित तौर पर मिलेगा। अगर वूंड्स हैं, अगर डेथ ड्यू टू पॉइजनिंग, हैंगिंग, ड्रॉइंग नहीं हुई है या बाई बर्निंग भी, तो निश्चित तौर पर घटनास्थल पर खून मिलता है और हम लोग खून के आधार पर चैलेंज करते हैं कि इस स्पॉट पे ये हत्या या अपराध नहीं हुआ है। और अब तो एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, हम लोग इसको बात को पूछते हैं कि भैया अगर ब्लड ग्रुप मिल गया है, क्योंकि ब्लड ग्रुप तो बहुत कॉमन होता है, कुल 4 ही हैं, 8 मान लीजिए नेगेटिव पॉजिटिव, तो करोड़ों आदमी का होता है। तो अब हम लोग ये कहते हैं कि DNA टेस्ट कराए या नहीं कराए टू प्रूव कि ये ब्लड उसी आदमी का था। या जब भी हम लोग कहते हैं कि भैया जानवर का था या आदमी का, कैसे पता चलेगा? खून तो हर जगह मिल जाता है, कोई दिक्कत थोड़ी है। किसी जानवर को चोट लगी हो, किसी आदमी को चोट लगी हो, तो वो सारी बातें प्रूव करनी पड़ती हैं। और अगर एक्यूज़ के कपड़ों में खून मिलता है मान लीजिए, या एक्यूज़ के घर में दीवार पे या ऐसी जगह पे जहाँ पे वो 27 में बताता है कि मैंने मर्डर किया है, तो उस ब्लड का भी जब अगर केमिकल एनालिसिस हो जाता है
तब एक सबूत बन जाता है जिसको तोड़ने के लिए हम लोग ये जगह बदलने के लिए कि मर्डर नहीं हुआ। हमारा मेन केस होता है कि वहाँ ब्लड नहीं मिला या मिला तो प्रूव नहीं कर पाए। उसके बाद हम आते हैं फिर टाइम ऑफ डेथ पे। वो तो हम सबको पता है कि टाइम ऑफ डेथ लिखी जाती है डॉक्टर के द्वारा, लेकिन दैट इज़ अ मेयर कैलकुलेशन। उसमें वेरिएशन हो सकता है अबाउट 1/3 1/4 का इधर या उधर। अगर 6 घंटे का है फ्रेश कहिए तो, अगर बिल्कुल फ्रेश कही है तो 3 घंटे माना जाता है। उसमें 1.25 घंटा इधर और बल्कि 1.25 घंटा इधर 1.25 घंटा उधर। अगर 1/4 डे 6 घंटे तो 1.5 घंटा इधर 1.5 घंटा उधर। अगर 1 डे हाफ डे 12 घंटे तो 3 घंटे इधर या 3 घंटे उधर। 24 घंटे पुराना तो 6 घंटे इधर ऐसे ही और 6 घंटे उधर। उसमें फिर अब सारा बताऊंगा बाद में आपको कि रिगर मोर्टिस क्या होती है, डिकम्पोजिशन क्या होती है, वगैरह वगैरह जो है प्रोसेस डेड बॉडी की होती है। अब बताएंगे साहब आपको, वो सब बाद में बताएंगे, चर्चा करेंगे। तो हम लोग भी प्रयास करते हैं कि इसकी डेथ वहाँ पे नहीं हुई। दूसरा कि टाइमिंग ये जो है ये असर्टिव टाइमिंग नहीं है। तीसरा विटनेसेस न्यूट्रल नहीं है, दे वर आइदर चांस विटनेसेस और रिलेटिव विटनेसेस और इंटरेस्टेड विटनेसेस। रिलेटिव तो पता ही है आपको, चांस का मतलब ये है कि जैसे कत्ल हो रहा है किसी शहर में या किसी गांव में और गवाह दूसरी जगह के रहने वाले हों, जो उनकी कॉमन हैबिटेट ना हो, जहाँ पे रोज़ आते जाते ना हो, तो उसे चांस विटनेस कहते हैं। अब ये बात होती है कि चांस विटनेस, इंटरेस्टेड विटनेस क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को सज़ा कराने पे किसी को आर्थिक लाभ हो रहा हो या सामाजिक लाभ हो रहा है तो उसे इंटरेस्टेड विटनेस करते हैं। हम लोग प्रूव करते हैं कि ये आदमी इस वजह से गवाही दे रहा है क्योंकि हमारे जेल जाने से इसको ये इकोनॉमिक पॉलिटिकल या अदर गेन है जिसकी वजह से हमको नेम कर रहा है। और फिर जैसे रिकवरी है सेक्शन 27 की, तो उसमें हम लोग यही आधार लेते हैं कि इट वॉज फ्रॉम एन ओपन प्लेस, खुली जगह से थी, विच वॉज एसेसेबल टू ऑल, जहाँ पे हर एक कोई जा सकता था। देखिए डिस्कवरी होता है और सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट पे रिकवरी नहीं है। डिस्कवरी का मतलब कि जो तथ्य पहली बार अभियुक्त के कहने पे प्राप्त हुआ है वही पढ़ा जा सके एविडेंस में। जो तक पहले से पता था पुलिस को या किसी और को, तो ओपन प्लेस अगर है तो हर एक कोई देख सकता है कि वहाँ पे हथियार पड़ा है, लाश पड़ी है, वो रिकवरी नहीं मानी जाती है। जब तक उस जगह का अप्रोच खाली एक्यूज की किसी और की ना हो तब तक रिकवरी नहीं मानी जाती। सेक्शन 27 में नहीं मानी जाती। फिर हमसे जैसे वापस दिखा दिया तो चाकू का वही बात है कि ब्लड मिला नहीं मिला और उसका मिलान डिसीज की बॉडी से किया नहीं गया। अगर पिस्टल या एनी अदर वेपन है, फायर आर्म है, तो उसके जो बुलेट है वो बैलिस्टिक एक्सपर्ट को नहीं भेजी गई। वो तब भेजी जाती है अगर लाश के अंदर से भी गोली मिले या मौके पे कुछ खोखा होगा मिले, क्योंकि ट्रैगर जो स्ट्राइक करता है जहाँ पे बुलेट के, वहीं से पता चलता है, वहीं निशान बन जाता है कि ये उस वेपन से फायर किया गया नहीं। तो उसको हम लोग तोड़ते हैं कि बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट गलत है या बाकी बहुत बातें होती हैं, उसको हम लोग तोड़ते हैं। और फिर मोटिव पे हम लोग चैलेंज करते हैं कि मोटिव हमेशा डबल एज्ड है। जिस कारण मैं किसी की हत्या कर रहा हूँ उसी कारण वो हमें फंसा सकता है, तो डबल एज वेपन होता है। अगर डबल एज वेपन है तो अब ये क्लेम करते हैं कि डबल एज वेपन है और ये हमें झूठा फंसा सकते हैं उस आधार पर जिस आधार पर हमको ये मोटिव असाइन करके हमने मर्डर किया है। उसके बाद फिर लास्ट सीन का है, तो लास्ट सीन में CDR वगैरह हमारी काफ़ी उपयोग कर सकती हैं। हम कह सकते हैं कि इस समय वहाँ नहीं थे या एलिबाई हमारी थी कोई लास्ट सीन, या व्हेन आई वाज सीन फॉर द लास्ट टाइम विद द डिसीज्ड, उसके बाद इतना टाइम गैप था कि एनी अदर पर्सन कैन ऑल्सो कुड हैव किल्ड दैट पर्सन। तो प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम ऑफ लास्ट सीन एंड द डेथ ऑफ विक्टिम, ये बहुत ज़रूरी है बताने के लिए कि ये जो हत्या हुई है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। गवाहों का चांस हो गया, इंटरेस्टेड हो गए, रिलेटेड हो गए विटनेसेस, नॉन एग्जामिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट विटनेस, वो भी कई बार बहुत। तीसरी बात ये होती है
डिले इन लॉजिंग ऑफ FIR। अगर नेम्ड FIR तो डिले है, चेक नकल चेक रोक ली गई है, GD रोक ली गई है, एंटी टाइम कर दिया गया FIR को, ये हम लोग साबित करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात, मर्डर के बाद हमेशा पंचायतनामा भरा जाता है, तो पंचायतनामे में भी हम लोग चैलेंज करते हैं कि पंचायतनामा उस जगह पे नहीं भरा गया, उस टाइम पे नहीं भरा गया, जब भरा गया तो उनके पास FIR नहीं थी और डिलेड पंचायतनामा है और FIR एंटी टाइम्ड है। ये हम लोग साबित करते हैं। एंटी टाइम करने का तो भी एक तरीका होता है, एक तो पंचायतनामा का होता है, दूसरा जैसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय में FIR जानी चाहिए होती है, तो अगर वो नहीं पहुंचती है तो इट इज़ ऑल्सो ग्राउंड कि जैसे पुलिस कह रही है उस समय FIR एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, या फिर कुछ और लिखा गया था, बाद में दूसरी भेजी गई। ये हो जाता कई वातावरणों में, FIR लिखी फिर फाड़ दी, डाल दिया, क्या कहते हैं, तो क्राइम नंबर हो जाता है, फिर दूसरी लिख ली, तो उसको हम लोग गौर से देखते हैं। फिर रोजामचा जो होता है, कोई FIR होती है तो उसे GD करती है रोजामचा कंसर्निंग द लॉजिंग ऑफ FIR। एक दीवान जी होते हैं, वो चेक काटते हैं, उस टाइप में हम लोग चैलेंज करते हैं कि इस समय FIR लिखी नहीं गई है, और कहीं चेक में कटिंग हो, ओवर राइटिंग हो, तो उसको हम लोग टाइम में ओवर राइटिंग हुआ वो हम लोग देखते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका कि मर्डर का जो FIR है वो एंटी टाइम थी, और लास्ट का पंचायतनामा उस जगह पे नहीं हुआ और उस वक्त नहीं हुआ जिस समय पुलिस असल्ट कर रही है, एलेज कर रही है। उसका तरीका ये होता है कि जो पंचायतनामा भरने के बाद लाश के साथ एक चिट्ठी जाती है CMO के नाम, एक जाती है चिट्ठी RI रिजर्व इंस्पेक्टर जो पुलिस लाइन में होते हैं उनके पास जाती है, फिर वो जाती है सिविल हॉस्पिटल में, फिर वो मॉर्चरी अगर सिविल हॉस्पिटल में नहीं है और मेडिकल कॉलेज में जैसे मेरठ में है तो वहाँ जाती है। तो हम लोग मॉर्चरी में का टाइम देखते हैं, वहाँ जरूर जाके कि लाश कब पहुँची है। मान लीजिए पुलिस ने दिखाया कि हमने पंचायतनामा रात शाम को 7 बजे भर दिया और लाश पहुँची RI के यहाँ अगले दिन 1:30 बजे 1 बजे। रोज़ देखिए आप इसको गौर कीजिए, बिल्कुल मिलेगा आपको। पता चला कि जो डिस्टेंस है लाश यहाँ मिली थी वो मुश्किल से 15-20 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है। तो हम लोग चैलेंज करते हैं कि भाई इसका मतलब है कि आपने पंचायतनामा उस समय नहीं भरा है, बाद में भर करके फिर दीवान जी जो होमगार्ड 2 ही जन ले आते हैं लाश को आमतौर पे, तो ये दिखाते हैं, वो लोग ले जाते ही नहीं जाते, पता नहीं, दिखाते ही हैं कि एक दीवान जी थे, एक दरोगा जी, एक वो सिपाही था, इनके हाथ हमने लाश सेल करके भेज दी। हम लोग फिर चैलेंज करते हैं कि RI के GD में एंट्री होती है, वो किस समय पहुँची, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। और ये साबित करते हैं कि अगर शाम को 7 बजे हत्या हुई तो सुबह 11 बजे कैसे पहुँची लाश, दिन में 11 बजे हत्या हुई तो और पंचायतनामा भर के 1 बजे तक, फिर लाश 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर रात के 9 बजे कैसे पहुँची है, सब लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम लोग पकड़ते हैं जाकर मॉर्चरी में कि मॉर्चरी में लाश कब पहुँची है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इन सब बातों को चैलेंज करते हैं। एंड फिर एक होता है डायग्निफिकेशन, जो कई बार नेचुरल होता है, कई बार बना दिया जाता है। उस पर ये अगर साबित करते हैं हम लोग कि उस समय ही वॉज नॉट इन ए पोजिशन टू गिव ए स्टेटमेंट, ये साबित करना पड़ता है पहले कि उस समय इतनी गंभीर हालत थी, गले की नस कटी हुई थी, जीभ कटी हुई थी, या कोमा में आ चुका था, या ट्रॉमा इतना था कि वो बयान नहीं दे सकता। इसको हम लोग चैलेंज करते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि DD के लिए हालांकि डिफरेंट ओपिनियंस हैं, डिफरेंट व्यूज़ हैं, डॉक्टर विल हैव टू सर्टिफाई दैट द विक्टिम इज कैपेबल ऑफ डिपोजिंग। उसकी फिजिकल कंडीशन ऐसी है कि वो बयान देने का भी तहसीलदार से आमतौर पर बयान होते हैं, लेकिन अब ये भी आ गया है कि अगर पुलिस साहब ने बयान दिया गया है या किसी गवाह के सामने दिया गया है तो वे एडमिसिबल है, लेकिन उसको भी तोड़ने के लिए जैसे चक्रव्यूह तोड़ा जाता है, अगर कोई वकील तजुर्बेकार है तो वो भी तोड़ देता है। तो ये मेन बातें हैं, इन बातों को हम लोग उठाते हैं, बेल में उठाते हैं और ट्रायल में उठाते हैं। अब गारंटी से जो कहता है, गारंटी से कई बार अब देखते हैं यूट्यूब में कि एक गवाह जी रहेगी और मर्डर केस छूट गया, एक एप्लीकेशन लगाई और बेल हो गई, एक दरखास्त लगाई और रेप में, गैंग रेप में बेल हो गई, छूट गया बोलते हैं। वो हेडिंग आते हैं, अंदर तो कुछ नहीं होता, हमें पता है, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। तो ये धोखेबाजी होती है, जालसाजी होती है, तो आगे लोग उसे पढ़े व्यूज़ बढ़े खाली, और कुछ नहीं होता।
बिल्कुल निश्चित रहिए कि कत्ल के केस में आपको पूरा किला तोड़ना पड़ता है तब बाहर आ पाएंगे, वरना आजीवन कारावास है। बलात्कार के केस में आपको प्रूव करना पड़ेगा। बहुत चीज़ें बात बताऊंगा आपको मैं, फिलहाल इतने बता रहा हूँ। और फिर आपको बताऊँ इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है, हम लोग इस इन्वेस्टिगेशन को कैसे तोड़ते हैं, कैसे, क्योंकि ये निश्चित तौर पर बता रहा हूँ आपको कि थानों में वो नहीं होता जो लिखा जाता है, और जो होता है वो लिखा नहीं जाता। तो रीडिंग इन बिटवीन द लाइन्स, केस डायरी की काले अक्षर तो हर एक को पढ़ लेगा, हम लोगों को वो काबिल वकील है जो उसके अंदर लिखे सफ़ेद अक्षर भी पढ़ लें। बिटवीन द लाइन्स जो लिखा है उसे पढ़ें आप, तब आप कामयाब वकील बनेंगे, तब आप केस को ढंग से लड़ सकते हैं। धन्यवाद, आपका टाइम लिया, फिर लेता रहूँगा, आप देखते रहिए। थैंक यू।